प्रश्न नंबर 1, वर्षा ऋतु में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में यानी कि पहाड़ी इलाकों में ऐसा क्या देखा कि उसे लगा जैसे इंद्र और इंद्रजाल का खेल दिख रहा है। अपने शब्दों में लिखिए। यानी उन्होंने ऐसा क्या देखा है कि उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की माया यही है, यानी ये सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। इतनी सुंदरता है पर्वतीय क्षेत्रों में, सब इंद्र है और इंद्रजाल इंद्रजाल है। तो ऐसा क्या है जो ये उनको ऐसा महसूस कराता है। तो पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु में अचानक आसमान में काले काले बादल घिर आते हैं और इतनी तेज वर्षा होने लगी मानो आसमान धरती पर टूट पड़ा हो। यानी पर्वत क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु आती है तो इतनी वर्षा होती है कि धुंध भी हो जाती है, चारों तरफ सब कुछ ढक जाता है, गायब सा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, ऐसा लगता है सारा आसमान जो है धरती पर आ गया हो। तो पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा ऋतु होती है तो चारों तरफ हरियाली तो फैल जाती है, सुंदरता तो फैल जाती है, लेकिन साथ ही काले काले बादल समय समय पर घिरते हैं, तेज वर्षा होने लगती है, जैसा लगता है कि धरती जो है उस पर सारा आसमान टूट पड़ा हो। लगने लगा कि शाल के जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष है वो भी भयभीत होकर धरती में छुप गए हों। तेज वर्षा के कारण तालाब में उठने वाला जो धुआं है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मानो तालाब में आग लग गई हो। अब तालाब के ऊपर भी आपको धुंध दिखेगा, धुंध दिखेगी तो फिर वहां पर धुंध की वजह से ऐसा लगता है तालाब का सारा पानी जल गया हो और जलने की वजह से उसमें से धुआं उठ रहा हो। वर्षा के कारण पहाड़ पर पल पल बदलता ये दृश्य जो है वो देखकर कवि को ऐसा लगने लगा मानो इंद्र जो है वो बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादुई खेल दिखा रहे हो। तो ये सब नज़ारे देखकर, कौन से नज़ारे देखकर कि सब कुछ अदृश्य हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है धरती पर जो है सारा आसमान टूट पड़ा, शाल के वृक्ष भी नहीं दिख रहे क्योंकि वो धुंध में छुप गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब पर भी वो धुंध उड़ रही है जिसकी वजह से लग रहा है तालाब का जो पानी है वो सारा जल गया है और जलकर उसमें से धुआं उठ रहा हो। तो ये सारे नज़ारे किसकी वजह से हैं? वर्षा ऋतु की वजह से, जिसकी वजह से पहाड़ पर पल पल ये जो दृश्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है कि इंद्र जो है अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर इतनी वर्षा कर रहे हैं और अपना जादुई खेल जो है वो दिखा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्षा ऋतु में पहाड़ मानवीय क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ जो है वो मानवीय यानी इंसानी हरकतें, क्रियाएं यानी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर इसका हमें उत्तर लिखना है। अब वर्षा ऋतु में पहाड़ जो है वो मानवीय क्रियाएं करता हुआ कैसे दिखाई देता है, इसका उत्तर हमें देना है। कविता में ऐसा क्या कवि ने बताया है? पर्वतों से घिरे जो भूभाग के बीच छोटे बड़े जो समतल भूभाग होते हैं वे वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी जमा होने से तालाब का आकार ले लेते हैं। सभी ने देखा है, आप देखेंगे पहाड़ है चारों तरफ से, बीच में ये एरिया खाली रह गया, वर्षा हुई जिसकी वजह से ये पानी से भर जाता है और ये ताल हो गया या फिर ये तालाब हो गया। तो वही बात कह रहे हैं कि पर्वतों से घिरे, चारों तरफ से घिरे भूभाग यानी कि ज़मीन जो है, एरिया जो खाली रह जाता है उसके बीच में छोटे बड़े जो है समतल भूभाग होते हैं, वे वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी जमा होने से तालाब का आकार ले लेते हैं। उनमें एकत्र यानी इकट्ठा स्वच्छ पानी जो है अपनी निर्मलता के कारण, यानी आप अपने साफ सुथरे और इतना निर्मल होने के कारण वो दर्पण यानी शीशे की तरह चमकने का काम करता है, उसमें आप अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं, इतना साफ और निर्मल पानी होता है। कवि को इसी विशाल दर्पण में पर्वत जो है अपनी सुमन रूपी सहस्र हजारों आंखों से अपना विशाल का है यानी बहुत ही बड़ा जो प्रतिबिंब है वो निहारता हुआ यानी देखता हुआ प्रतीत होता है। कहने का अर्थ है कि पहाड़ों पर जब हरियाली फैल रही है तो हरियाली के साथ साथ फूल भी खिल रहे हैं और वो फूल जो है वो ऐसा लगता है कि पहाड़ों की हजारों आंखें हैं और वो हजारों आंखें जो हैं वो ताल में अपने आप को निहार रही हों और इस प्रकार से पहाड़ जो है अपने विशाल काय प्रतिबिंब को उस दर्पण में देखता हुआ नजर आ रहा हो। इसी तरह से पर्वत पर उगे हुए वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये वृक्ष जो है पर्वत की आकांक्षाएं हैं जो ऊपर उठने की कामना से आकाश को एकटक देख रहे हैं। पहाड़ इसी प्रकार की मानवीय क्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा क्या है कि पहाड़ों पर जो है पेड़ उगे हुए हैं और वो पेड़ जो है ऊंचाइयों पर दिखते तो ऐसा लगता है वो आसमान को छू रहे हैं, तो वो आसमान को छूने जैसी आकांक्षाएं यानी इच्छाएं हैं जैसे इंसान के मन में जागृत होती हैं, तो वो इंसान की तरह ही इच्छाएं लिए हुए हैं। वो वृक्ष जो है वो पर्वत की आकांक्षाएं हैं जो ऊपर उठने की कामना से आकाश को जो है एकटक देखे जा रहे हैं। यानी पहाड़ की इच्छा है कि वो और ऊपर उठता जाए और विशाल होता जाए और पर्वत जो है वो उस पर उड़ने वाले जो ये उगने वाले जो वृक्ष हैं ये उसकी आकांक्षाओं को दिखा रहे हैं, तो इसलिए वो आकाश को एकटक देख रहे हैं। पहाड़ इसी प्रकार की मानवीय क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से दो क्रियाएं हमें करते हुए दिखाए, एक शीशा देखना
दूसरा इच्छा रखना। तो ये 2 मानवीय क्रियाएं होगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ तो जो है निर्जीव चीज है, और शीशा देखना तो इंसान काम करता है, ये इच्छाएं भी वही इंसान ही करता है। तो यहाँ पर पहाड़ ये क्रियाएं करता हुआ दिखाई दे रहा है कविता में, तो ये मानवीय क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि को वर्षा ऋतु में ऐसा क्यों लगने लगा कि पूरा पहाड़ ही आसमान में उड़ने लगा है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। यानी कविता में एक वक्त पर कवि को ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु में पूरा पहाड़ जो है वो आसमान में उड़ने लगा है। क्यों लगता है ऐसा? वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में आसमान जो है वो काले काले बादलों से घिर जाता है। ये जलधर यानी जल को धारण करने वाले यानी बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि पर्वत की चोटियां यानी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं और बादल एकाकार हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। दोनों आपस में मिल जाते हैं। कोई ऊंचा, कोई बड़ा, कोई विशालकाय, कुछ नहीं रह जाता। जितना मर्जी पहाड़ ऊंचा हो जाए, जितना मर्जी ऊंचा आसमान हो जाए, सब एक में हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब पर्वत और काले बादलों में बहुत कम फर्क रह जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे समूचा पर्वत ही बादल रूपी पंखों के सहारे आसमान में उड़ रहा हो। तो इस तरीके से पर्वत और जो काले बादल है उन दोनों में ही बहुत कम फासला रह जाता है। बादल नीचे तक आ जाते हैं, वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और पर्वत भी जो है ऐसा लगता है कि वो भी बादलों तक पहुंच गया है। तो ऐसा लगने लगता है जैसे समूचा पर्वत ही बादल रूपी आंखों के सहारे जो है वो आसमान में उड़ रहा हो। बरसते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ अपने बादल रूपी पंख फड़फड़ा रहा हो और उसके भीगे पंखों से पानी टपक रहा हो। और इस तरीके से फिर कवि को लगता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही जो है वो आसमान में उड़ने लगा है, क्योंकि आसमान भी जो है मौसम की वजह से जो है वो बादल जो है वो नीचे तक आ जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, और पहाड़ जो है उसमें भी छुप जाते हैं। और बरसते बादलों को देखकर फिर इस तरीके से लगता है कि पहाड़ जो है वो अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ा रहा है, क्योंकि बादल जो है इस तरफ एक से एक दूसरी तरफ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो पंखों के समान वो लगता है कि ये पहाड़ों के पंख हैं, और वो अपने पंखों को फड़फड़ा के पानी को टपका रहा हो, गिरा रहा हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पहाड़ पर उगे ऊंचे ऊंचे तरुवर यानी वृक्ष या पेड़ क्या संदेश देते प्रतीत होते हैं? या फिर पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे तरुवरों से आप कौन सी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन लेते हैं? तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मेन मोटिव यहाँ पे प्रश्न का यही है कि जो ऊंचे पेड़ है उससे हमें क्या समझ में आ रही है बातें। पर्वतीय प्रदेश में पहाड़ के सीने पर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष उगे हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है मानव मन में उठने वाली आकांक्षाओं के समान ही ऊंचे होते हैं। पहाड़ पर जो ये वृक्ष उगे होते हैं वो इतने ऊंचे होते हैं, ऐसा लगता है वो आसमान को जो है आसमान की तरफ देख रहे हैं, उनसे कुछ बातें कर रहे हैं, चिंतामग्न है, विचार कर रहे हैं। तो ये उतने ही ऊंचे हैं जितने की ऊंची जो है इच्छाएं होती हैं इंसानों की। तो पहाड़ के सीने पर जो ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष उगे हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष मानव मन में उठने वाली आकांक्षाओं के समान ही ऊंचे होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये वृक्ष जो है वो शांत आकाश को अपलक यानी बिना पलक झपके निहार रहे हैं, देख रहे हैं। ये अटल रहकर किसी मौन चिंतन में डूबे हुए हैं। अटल रह के यानी बिना हिले डुले एक टक देखे जा रहे हैं और किसी मौन शांत होकर किसी चिंतन में डूबे हुए हैं, किसी रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। इन तरवरों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी आकांक्षाएं जो हैं वो ऊंची रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। जिस तरीके से वो ऊंचे उठ के निरंतर अपलक होकर आसमान में देख रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी अपनी इच्छाओं को ऊंचा रखना चाहिए, बड़े से बड़ी इच्छाएं रखनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये शिक्षा हमें उनसे मिलती है। आई होप कि यहाँ पर आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, जो आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।